अब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जस्ट बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इंडियन नेशनल एंड कांग्रेस, ये सारे वर्ड्स के हिसाब से जाना है हमने। देखो, एक थी डेक्कन पबना एग्रेरियन लीग, वहां से डेवलप हुई, सॉरी इंडिगो, इंडिगो एक कमोडिटी से, रीजन पबना, पबना से पूना एक पूरी प्रेसिडेंसी, और अब क्या आ गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने वाला कौन था? एओ ह्यूम। कौन था एओ ह्यूम? एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट था, ठीक है ना। वो कहता था कि मुझे, उसने डिफरेंट था उस टाइम पे वॉइसरॉय, तो उसने उसको रिपोर्ट भेजी कि जो मेरे को लग रहा है कि जो सारे रिलीजियस लीडर्स की ना, मेरे को इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो सारे पीजेंट्स हैं दोबारा से 1857 जैसी एक रिवोल्ट करने लगे हैं, तो हमें एक ऐसी सेफ्टी वॉल्व, सेफ्टी वॉल्व क्या होती है? कुकर की सीटी, जब बहुत ज्यादा प्रेशर अंदर हो जाता है सीटी बच जाती है और सारा प्रेशर निकल जाता है, तो हमें एक ऐसी सीटी चाहिए जिससे जो प्रेशर है वो सब जब निकलने लगे तो वो, सॉरी, जब प्रेशर बहुत ज्यादा डेवलप हो जाए तो वहां से सारा प्रेशर निकल जाए और हम दोबारा से एक्सप्लोइटेशन मोड में आ जाए। सो वो भी हम डिसाइड करेंगे कि वॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस अ सेफ्टी वॉल्व थी कि नहीं थी, कि क्या हमने यूरोपियंस को यूज करा कि यूरोपियंस ने हमें यूज करा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सारे इस सीन में। अब क्वेश्चन क्या बनेगा इसका? ट्रेस द एमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट अंटिल द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस तक इंडियन नेशनल मूवमेंट कैसे जा रही है, यानी कि रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड उससे पहले भी पीजेंट एंड ट्राइबल रिवोल्ट्स जो हमने पढ़ी थी, कुछ कुछ उसके इफेक्ट्स को लेके इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन तक कि क्या क्या चल रहा है। इंडियन नेशनल मूवमेंट चल तो रही है, कुछ उसके ट्रेसिस चल रहे हैं, अगर फुल फ्लैज नहीं कह सकते आप तो कुछ ट्रेसिस में चल रही है। तो क्या है? सबसे पहली बात, एट सेंट्रल लेवल देयर इज अ वॉइसरॉय, दिल्ली में बैठा वॉइसरॉय, और बंगाल में संथल अपराइजिंग हो रही है, परगनास रीजन में कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है। तो परगनास की जो बात है वो दिल्ली तक कौन पहुंचाएगा? उसके लिए कोई इंटरमीडिएट चाहिए। अब वो इंटरमीडिएट क्या निकलेगी? ऑर्गेनाइजेशंस निकलेंगे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस निकलेंगी। दैट मींस उन ऑर्गेनाइजेशंस को लीड कौन करेगा? एलीट क्लास। एलीट क्लास कौन है? या तो जमींदार है या मिडिल क्लास है, क्योंकि किंग्स और प्रिंसली स्टेट्स और मनी लेंडर्स कौन, किसके बन गए दोस्त? अब ब्रिटिश एम्पायर के वो दोस्त बन गए, वो तो पीजेंट्स की बात करेंगे नहीं। पीजेंट्स की बात कौन करेगा? या तो जमींदार टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट, और मेजोरिटी इसका साथ कौन देगा? मिडिल क्लास। फर्स्ट टाइप ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म कैन बी ट्रेस्ड इनटू जमींदार्स, ठीक है। जमींदार क्या होते हैं? सारे एक बना लेते हैं अपनी बंगाल लैंड होल्डर सोसाइटी, यहां पे नाम नहीं दिया। सो जमींदार इन 1853 फॉर्म बंगाल लैंड होल्डर सोसाइटी, ठीक है ना। सबसे पहले वो क्या बात करते हैं? जमींदारों की बात ही करते हैं कि जमीन, सरकार को लिखना कि जमींदारों की ये दिक्कत परेशानी है, उनको आप एड्रेस करो। बट उसके बाद क्या होता है? 1853 तक आते आते जो अब नया चार्टर एक्ट बनने वाला है उसमें अब वो बात करते हैं। अब वो बात क्या करते हैं? वैसे तो ये जमींदारों की ऑर्गेनाइजेशन है, बट अब वो पीजेंट्स की बात भी कर रहे हैं, मिडिल क्लास की बात भी कर रहे हैं, और अपनी बात भी कर रहे हैं, जमींदारों की बात भी कर रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं। सो दैट मीन्स हम नेशनल एक मासिस की बात कर रहे हैं, यानी कि जो जमींदार है वो अपने इंटरेस्ट को छोड़ के अब बाकियों के इंटरेस्ट की बात भी कर रहे हैं। अब कौन कौन करेगा? सबसे पहले ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ये बनती है 1851 में बनती है, कैलकाटा में बनती है। अब हम यहां पर देख रहे हैं दो चीजें, एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑल इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो जो बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो क्या है? ऑल इंडियन, नॉट ऑल इंडिया। अब ये ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है, कहां पर है ये? कैलकाटा में। तो इट इज एन ऑल इंडियन, मतलब कि इसके जो मेंबर्स है वो सारे इंडियन है। ऑल इंडिया जो ऑर्गेनाइजेशन जो सबसे पहली दिखेगी वो हमें कौन सी होगी? इंडियन नेशनल कांग्रेस। और जरूरी नहीं है कि ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन में ऑल इंडियंस हो, क्योंकि इसमें एओ ह्यूम जैसे काफी एंग्लो इंडियंस भी थे इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पार्ट कर रहे थे। इवन कई इंडियन नेशनल कांग्रेसिस के जो सेशंस हुए हैं उन्हें यूरोपियंस ने हेड करा है। कोई आइडिया किसने? एनी बेसन। और अब ढूंढ के लाना एंग्लो इंडियन मेंबर्स ऑफ
एंग्लो इंडियन मेंबर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ढूंढ के लाना, और कब कब इन्होंने जो सेशंस को वो है वो हेड करा। तो एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑल इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है। अभी हम बात करें ऑल इंडियन ऑर्गेनाइजेशन की। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने से पहले ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 इन कैलकाटा, ठीक है। नेक्स्ट इज बॉम्बे एसोसिएशन बनती है 1852 में, एंड मद्रास नेटिव एसोसिएशन इन 1852। अब ये सारे क्या करते हैं, है जमींदारों की। ये बनाई किन्होंने है, जमींदार ने बनाई है। बट 1853 का जब चार्टर बन रहा होता है तो ये जब रिप्रेजेंटेशन भेजते हैं, ये पीजेंट्स की बात भी करते हैं, मासिस की बात भी करते हैं, किंग्स सबकी बात कर रहे हैं, अपनी बात तो कर ही रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं। बट फिर से दिक्कत आ जाती है, ब्रिटिशर्स कहते हैं कि नहीं, अभी भी हम तुम्हें रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। कारण बात सारे सेम कर रहे हैं कि टैक्सेस तुमने बहुत ज्यादा कर रहे हैं, पीजेंट्स की बुरी हालत हुई पड़ी है, प्रोफेशनल टैक्स ले रहे हो, जो पढ़ाई है उसको बढ़ाओ, फीमेल एजुकेशन की बात करो, सभी सेम बात कर रहे हैं। बट फिर भी इनकी एक भी डिमांड नहीं मानी जाती, और ब्रिटिशर्स पूरे मतलब कि बाहर आके खुलेआम कहते हैं कि अभी भी तुम जीरो हो सेल्फ गवर्नेंस के लिए। कारण यूनिटी नहीं है। बॉम्बे से एक जा रही है दिल्ली रिपोर्ट, एक मद्रास से जा रही है, एक कहां से जा रही है, कैलकाटा से जा रही है। वो कहते हैं एक चिट्ठी क्यों नहीं भेज सकते तुम लोग, अगर तुम्हारी सबकी बात एक है तो तुम सारे इकट्ठे हो जाओ और एक चिट्ठी भेजो मुझे, और उस पर फिर मैं गौर करूंगा। अगर अभी तुम कह रहे हो, ये कह रहे कि पीजेंट्स की हालत मतलब कि जो टैक्सेस है वो बढ़ाने चाहिए, यहाँ पे कह रहे पीजेंट्स को घटाने चाहिए, और यहाँ पे कह रहे पीजेंट्स को इक्वल करना चाहिए। अब यही अगर तीनों बैठ के एक कॉमन पॉइंट पे आ जाए कि टैक्सेशन रेट होना क्या चाहिए, और वो ये चिट्ठी भेजे, दैट मीन्स वो इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करेंगे, मॉडर्न इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करेंगे। अभी वो क्या है, अभी भी फ्यूडल ऑर्गेनाइजेशंस की तरह काम कर रहे हैं। तो इसलिए ब्रिटिशर्स उसको बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं, और चार्टर एक्ट 1853 जिसके लिए सारी ये लड़ाई चल रही थी कि नहीं हम चिट्ठी भेजेंगे, हम अपने रिप्रेजेंटेशन भेजेंगे, तो उसमें जो है उनका जीरो योगदान होता है। अब भाई इट हर्ट्स द फर्टर्निटी क्लॉज, ब्रिटिश सेड यू कैन नॉट फॉर्म इवन वन फोरम, कि भाई तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम एक ऑर्गेनाइजेशन बना के एक चिट्ठी भेज दो, और तुम कहते हो इंडिया में तुम्हें संभाल के दे दो, तुमने तो वही डाके जिस फ्यूडल ऑर्डर में लेके चल जाना है। एंड प्लस तुम तो है ही मतलब कि बेकार लोग हो, तुम्हारी सिविलाइजेशन पुरानी है, तो रेशियल एरोगेंस और रेशियल सुपीरियोरिटी का मतलब कि पूरा मिर्च मसाला डाल के वो कहते हैं कि यू आर अ 0%। बट सबकी बात क्या थी कि ब्रिटिश रूल के अंडर तो रहेंगे हम, बट हमें कोई फायदा नहीं हो रहा ब्रिटिश रूल के अंडर रह के। अभी कोई स्वराज की बात नहीं हो रही, इंडिपेंडेंस की बात कोई नहीं हो रही। अभी वो सिर्फ स्वराज जो है यानी कि मॉडरेट्स का जो स्वराज है, अभी जिस लेवल ऑफ स्वराज की बात ये कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ पार्टिसिपेशन चाहिए। अगर तुम्हारे एक 100 बंदों का काउंसिल है जो इंडिया को देख रहा है, तो उसमें से 5 तो इंडियंस रख लो, हमें इतना ही चाहिए बस, हमें ज्यादा नहीं चाहिए। एक्सट्रीमिस्ट आएंगे वो बोलेंगे कि 100 हैं यार, उनका स्वराज क्या होगा, 100 हैं तो 30 तो हमारे रख लो तुम, वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेवल है। उसके बाद आएगा पूर्ण स्वराज, वो बोलेगा कि 100 काउंसिल जो है इंडिया को देख रहा है, कि 100 का 100 इंडियन होगा, बट वी विल स्टे अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ब्रिटिश रूल। ये आ गया पूर्ण स्वराज। यानी कि पूर्ण स्वराज इज डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस का मतलब कि मैनेजमेंट मैं करूंगा लेकिन माई बाप तुम रहोगे मेरे। उसके बाद रेवोल्यूशनरीज आ जाते हैं। रेवोल्यूशनरीज कहते हैं कि नहीं, नथिंग शॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। महात्मा गांधी भी आ जाते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट में कि अब स्वराज स्वरूज डोमिनियन स्टेटस की बातें खत्म, अब हमें चाहिए फुल इंडिपेंडेंस होने कि ना हम तुम्हारे अंडर रहेंगे। दैट मीन्स हमें अब क्या चाहिए, डोमिनियन स्टेटस के साथ साथ सोवरेनिटी भी चाहिए। सोवरेनिटी का मतलब कि जहां पे मैं अपने फॉरेन डिसीजंस, फॉरेन रिलेशंस के डिसीजन, डिफेंस के रिलेशंस और जो हेड ऑफ द स्टेट है वो मैं अपने आप चूज करूं। हमारा हेड ऑफ स्टेट क्वीन नहीं होगी या क्राउन नहीं होगा, हमारा खुद का होगा। एंड सोवरेनिटी के चक्कर में हमने क्या चूज कर लिया, अपना प्रेसिडेंट। वेयर द सोवरेन स्टेट कौन सा है, वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। हमारा क्वीन नहीं, हमारा क्राउन पे जो बंदा होगा वो सॉवरन हेड नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर इज अ
प्राइम मिनिस्टर कौन है? डोमिनियन हेड है हमारा। दैट मीन्स जो एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहा है सारी। एंड प्रेसिडेंट इज अ सॉवरन हेड, जो जिसकी छतर छाया में हम सारे रहेंगे। तो उसके बाद जो स्वराज, वही मैंने आपको बोला, स्वराज कोई 0 या 1 नहीं है, इट इज समथिंग बिटवीन 0 एंड 1। मॉडरेट्स कहेंगे 0.1, एक्सट्रीमिस्ट करेंगे 0.6, और पूर्ण स्वराज क्या करेगा? 1, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन सारा हमारा। उसको नेक्स्ट लेवल पे कौन लेके जाएगा? क्विट इंडिया मूवमेंट, महात्मा गांधी। और ये बात जो ये तीनों ने चिट्ठियों में लिखा था, क्या भेजा था? कि एक्सपेंसिव एंड इनकॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेशन, कि हमें बहुत महंगा पड़ रहा है। दैट मीन्स ये क्या बात कर रहे हैं? इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, कि ज्यादा से ज्यादा सिविल सर्विसेज में जो आप लोग अपने डाल रहे हो वो इंडियंस होने चाहिए। नेक्स्ट इज हाई टैक्सेशन, हमेशा से आज तक वही है, पीजेंट मर रहा है बेचारा, वो क्या कह रहा है? मेरे पे टैक्सेस इतने डाल दिए, मुझे सर्विस एक भी नहीं दे रही। नेक्स्ट इज पब्लिक वेलफेयर डेवलपमेंट, कि लोगों पब्लिक वर्क्स एंड पब्लिक्स वर्क डेवलपमेंट, सड़क, सैनिटेशन, अच्छी हवा, अच्छा पानी, ये सारी चीजें। डू अवे द सॉल्ट एंड ओपियम मोनोपोलीज, जो कैपिटलिस्ट है, जमींदार कैपिटलिस्ट की बात भी कर रहे हैं कि जो सॉल्ट और ओपियम की जो तुमने मोनोपोली यूरोपियंस को दी हुई है, तो वो इंडियंस को दी जाए। तो यहां पे देखो सभी की बात कर रहे हैं वो जमींदार, बट पॉइंट वही है, गलती फिर से वो कर देते हैं कि 3 अलग अलग चिट्ठियां भेज देते हैं, तो वहां से फ्रेटर्निटी का क्लॉज जो है वो खत्म हो जाता है। नो डिमांड्स मेट, वो तो पता ही था, वो कहते हैं कि फाड़ो इन चिट्ठियों को, फाड़ो और बाहर फेंको। पोस्ट 1857 दे वन द एरिस्टोक्रेटिक क्लास एंड 1861 विच नॉमिनेटेड देम टू काउंसिल्स। अब जमींदारों को तो 0 कर दिया इन्होंने, अब लेकिन प्रिंसली जो राजे हैं पुराने, ओल्ड एरिस्टोक्रेटिक क्लास है, उनको तो खुश रखना। तो क्या करते हैं? काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में क्या करते हैं? नॉमिनेशन का कंसेप्ट लेके आते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वाइसरॉय की, गवर्नर जनरल की, या फिर प्रोविंशियल लेवल पे जो हेड्स हैं उनके काउंसिल्स होंगे, उसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे। अब नॉमिनेशन किसकी? अगर एक फॉर एग्जांपल एक राजा है, वो अपने काउंसिल में किसको नॉमिनेट करेगा? अपने दोस्तों को करेगा, और उसके दोस्त कौन है? पुराने राजे महाराजे हैं, और उनको क्या करता है? काउंसिल में ऐड कर देता है। और इसमें क्या होगा? जमींदार हैप्पी, नो हेंस ऑल एफर्ट्स नाउ टू मेक देम हैप्पी। जमींदारों को तो बिल्कुल ही 0 कर दिया, और इसलिए क्या करा अब उन्होंने? पुराने जो राजा हैं उनको अपने साथ लिया, और उनके साथ भी बड़ा मतलब की बदतमीजी होती थी कि अगर कोई एक इंडियन राजा बैठा होता था, इंडियन राजा होता था, और यूरोपियन कोई हाई ऑफिसर होता है, तो उसके सामने वो राजा सीट पे नहीं बैठ सकता, या अपने कोई मुकुट है वो नहीं डाल सकता। तो ओवर द टाइम उन्होंने क्या करा? अपना पहरावा जो है वो राजाओं को दे दिया। क्यों? मार्केट। अब अगर एक 10,000 की शर्ट है बाजार में, उसको खरीदेगा कौन? जिसके पास पैसा होगा, और पैसा किसके पास है? राजाओं के पास पैसा। तो ओवर द टाइम उन्होंने क्या करा कि राजे को बोला कि यार नहीं, ये जो तू बीड़ी पीता है ये नहीं पीनी, तूने क्या पीना? कोई एक सिगार टाइप सा पीना, ठीक है? अब तू ये शेरवानी टाइप सी डाल रहा है, ये नहीं, इसका फायदा नहीं है। क्या किसका फायदा है? कोट पैंट का, या फिर कोई मतलब कि इंग्लिश ड्रेस का फायदा है। तो ओवर धीरे धीरे इन्होंने क्या करा, जो रॉयल पैट्रोनेज जो पहले लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को मिलती थी, अब किसको मिलने लगी? यूरोपियन मार्केट्स को। और यही धीरे धीरे बढ़ा के कहां पर गया? मिडिल क्लास पे भी गया। मिडिल क्लास को भी पढ़ाने का, अगर मिडिल क्लास को वेस्टर्न एजुकेशन देने का मकसद था, तो वो क्यों था? एक तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कट ऑफ होगी, और दूसरी मार्केट, और दूसरी क्या चीज रहेगी? मार्केट। इसीलिए अगर रामाकृष्ण परमहंस आज आपके सामने आ जाए तो आप उसको देख के हंसोगे। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि धोती पहनने वाले बंदे को अकल नहीं हो सकती। या फिर अगर मैं भी, अगर एक टीचर है, कोई क्लास में जा रहा है और वो इंग्लिश में नहीं बात कर रहा, तो उसको प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं यार मैं अच्छा पढ़ाता हूं। और अगर इंग्लिश में बोल लूंगा, कोई भी टीचर आके बोलेगा, आप बोलोगे नहीं यार इसको तो बहुत समझ है चीज को। तो ये सारी चीजें बहुत अलग है कि अगर टीचर कोई धोती डाल के आ जाएगा, सबसे पहले बच्चे क्या करेंगे? हंसेंगे उस पर। उसको प्रूव करना पड़ेगा बेचारे को 10-12 दिन लगा के कि नहीं मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ। और यही कोई कोट पैंट सूट पैंट पा के आ जाता है तो हम समझते हैं कि नहीं यार ये तो बड़ा ही डिसेंट बन जाए। क्योंकि रिच और वेल्दी, इसमें क्या फर्क होता है? ये सारा कैपिटलिज्म का खेल चल रहा है। कैपिटलिज्म ही इंडिया में एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन, रिच और वेल्दी में क्या फर्क है?
वेल्थ इज पावर। अच्छा, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फर्क है? हाँ, जनरल बता दो, लेमन बता दो। हाँ ठीक है, तो रिचनेस क्या है? अगर मैं बड़ी गाड़ी में आ रहा हूं तो मैं अमीर हूं, लोगों ने सोचना है मैं अमीर हूं। क्यों सोचना है? क्योंकि कैपिटलिज्म ने हमें समझाया हुआ है कि जितनी महंगी गाड़ी उतना वो अमीर। और वेल्थ का क्या बात है कि चाहे मैं ऑटो में रहूं, चाहे और रिक्शा में रहूं, या मैं साइकिल पे या पैदल रहूं, लेकिन मैं आके जो काम करने के लिए आया हूं उसके लिए आई एम कैपेबल इनफ। तो ये सारी कैपिटलिज्म की गेम चल रही है। उनको क्या चाहिए एट द एंड ऑफ द डे? मार्केट। और मार्केट बनाने के लिए जो भी करना पड़ेगा, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, जो भी बायकॉट, एक्सप्लॉयटेशन करनी पड़ेगी, वो कैपिटलिज्म थ्रू इट्स कॉलोनी जो एजेंट्स है वो करता रहेगा। और यहाँ पे एजेंट कौन है? ब्रिटिश। और ये कौन बन रहे हैं? सारे ब्राउन साहिब्स बन रहे हैं। तो राइज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, आजकल भी वो गाने ब्राउन मुंडे ब्राउन मुंडे, क्या है ब्राउन? कुछ भी नहीं है। बाहर जाके अपने आप को मतलब कि जस्ट अलग दिखाने के लिए कर रहे हैं, मतलब कि हमारा तो कलर ही है। तो वेस्टर्न एजुकेशन नाउ पॉलिटिकल आइडिया ऑफ यूरोपियन एनलाइटनमेंट केम टू बी अंडरस्टूड। एजुकेशन एक्चुअल में क्या था? एक तो ब्राउन बाबूज बनाने, ब्राउन साहिब बनाने का, ठीक है। हमें पंजाब में आज से 10 साल पहले हमारे लिए रीबॉक एक बहुत बड़ा ब्रांड होता था। आजकल ये ब्राउन मुंडे करके मतलब कि जो 4000 का बूट होता था वो 40,000 का बूट पहुंच गया, हम डालने लग गए। क्यों? एजुकेशन हमारी ऐसे चल रही है कि नहीं कि रीबॉक तो बेकार फेल ब्रांड हो गया, अब तो कोई गुची जैसे अरमानी के बूट डालो अब, तभी आप अमीर, तभी आप अच्छी सोसाइटी में आपकी एक्सेप्टेंस होगी। तो ये क्या चीज है सारी? ये कैपिटलिज्म और एजुकेशन चल रही है उनकी। हमने अपना सारा एजुकेशन का सिस्टम खत्म कर दिया और उनका सारा एजुकेशन का सिस्टम फॉलो कर लिया, और जिसके हम सारे प्रोडक्ट्स हैं, मतलब कि इंक्लूडिंग मी, हम उसके प्रोडक्ट्स ही हैं सारे। बातें हम जो मर्जी कर लें। एंड टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एंड टू रिड्यूस द फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि पढ़ाएंगे, क्लर्क बना देंगे किसी को, बट ये नहीं है किसी को डीसी बना देंगे। क्योंकि जब चार्टर एक्ट 1853 से सिविल सर्विसेज एग्जाम शुरू होता चाहे लंदन में है, इंडिया में कब शुरू होने लगता है? इंडियंस की बहुत बड़ी एक डिमांड थी कि जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम है वो इंडिया में भी करो आप। 1909 में, 19 में, इन दोनों में से एक में ही है, कंफर्म कर लेना। हाँ जी, चलो इनमें से ये तो इंडिया में होने लग गया वो। बट अभी क्या है, वो 1853 में इंडियन सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं, बट उनको ये नहीं है कि डीसी या एसपी लगा रहे हैं, उनको क्या है अभी भी असिस्टेंट लगा रहे हैं, अभी भी उनके नीचे लगा रहे हैं, और कोई स्ट्रेटेजिक पोस्ट पे नहीं लगा रहे। They thought that post 1857 they would be given no power and hence मिडिल क्लास की बात हम कर रहे हैं कि मिडिल क्लास को लगा था कि शायर में अगर पढ़ लिख गया, क्या शायर में नौकरी कर गया, इनके हिसाब से उठने बैठने बोलने पहनने खाने पीने लग गया, तो शायद जब क्राउन आएगा तो हमें क्या मिलेगी? रिप्रेजेंटेशन। और रिप्रेजेंटेशन से क्या होगा? हम ओवर द टाइम हम अपने आप को गवर्न करना सीख लेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा जब हम जाके इनको चिट्ठी दे देंगे कि अब हम अपने आप को गवर्न कर सकते हैं, आप हमें छोड़ दो। क्योंकि ये सारे क्या है? एनलाइटनमेंट आइडियाज थे। ये रिवोल्ट नहीं थी, ये लड़ाई नहीं थी, ये एनलाइटनमेंट थी कि पहले ठीक है हमने मान लिया कि वेस्टर्न एजुकेशन बढ़िया, हम सीखेंगे उसको, और जब सीख जाएंगे तब आपको बोलेंगे कि आप चले जाओ। बट ऐसा हुआ नहीं, तो फिर आ गया बेचारा जमींदार का बेटा, कहां पे आ गया? स्कूटर पे आ गया, जो पहले गाड़ियों में घूमता था, क्योंकि उसकी एक्सप्लॉयटेशन होती रही और उतने ही उसको रिसोर्सेज मिलते रहे। अब एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल था और है हमेशा, आजकल भी वो मुगल हिस्ट्री वाला चल रहा है, या मतलब कि सिख प्रीचर्स भी कह रहे हैं आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। तो एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है किसी भी देश को, किसी भी मासेस को अपने कंट्रोल में करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैकॉले डिक्लेरेशन 13 में आती है, 35 में इंप्लीमेंट होती है। ये एंड में क्या कह देती है कि वेस्टर्न एजुकेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये दो सबको, और टॉप डाउन अप्रोच, इसको ट्रिकल डाउन इफेक्ट में रखो कि पहले एलीट क्लास को बढ़ाओ और वो अपने आप इसके इफेक्ट्स जो है वो नीचे ट्रिकल डाउन करेंगे। उसके बाद इस चीज को अब कामयाब भी करना कि इंग्लिश, अगर अब यहां पर हम कह दें कि फ्रेंच पढ़नी है, ठीक है, बट अगर हमें पता ही नहीं लगेगा कि फ्रेंच पढ़नी क्यों है,
अब पंजाब में भी कई लोग पंजाबी जो है 10th में नहीं पास करते, बट कई लोग बाद में पेपर देते हैं। क्यों? क्योंकि पीसीएससी एग्जाम में पंजाबी या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में पंजाबी आपकी पास होनी चाहिए। तो दैट मीन्स कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव जुड़ा होना चाहिए उसके साथ। तो 44 में क्या होता है, 1844 में इंग्लिश इज डिक्लेयर्ड कंपल्सरी फॉर ऑल गवर्नमेंट और फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस। नेक्स्ट कम्स वुड्स डिस्पैच। चार्ल्स वुड है बेसिकली, तो वो क्या है, डिस्पैच। डिस्पैच मतलब क्या होता है, चिट्ठी डालना। चार्ल्स वुड क्या है, सभी को चिट्ठी डाल देता है बॉम्बे, मद्रास, बंगाल में कि भाई एजुकेशन पे कुछ करो। तो वो क्या करते हैं, वर्नैकुलर प्रेस की बात करते हैं और मासिस की बात करते हैं। क्यों मासिस की बात कर रहे हैं आप? कारण ईयर जरूर देखा करो। अगर मैं पूछता हूं कि वाई, तो ईयर जरूर देखा करो आप। क्या? हाँ, रिवोल्ट होने से जस्ट पहले। दैट मीन्स पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट उनके अंडर है। तो पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है, यानी कि बहुत सारे ब्राउन साहिब्स बनाने की जरूरत है, यानी कि मासिस में भेज दो एजुकेशन को। मासिस में एजुकेशन को भेजो, बट वेस्टर्न एजुकेशन इन वर्नैकुलर लैंग्वेज। कि अब वेस्टर्न माइंड, वेस्टर्न सेटअप को, कि अगर एक प्रोटोकॉल है, फॉर एग्जांपल अगर किसी मतलब कि बाबू के आने पे, ऑफिसर के आने पे आपको सलूट करना है, तो उसको बताओ कि सलूट करना है। ये चाहे हिंदी में बताओ, इंग्लिश में बताओ, पंजाबी में बताओ, बंगाली में बताओ, तो उसको बताना है, बस हमने प्रोटोकॉल समझाना है। नेक्स्ट इज 1850s। 1850s में क्या हो गया, अब हमें 1850s के आसपास क्या दिखा था कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हेनरी विवन डिरोजिया पढ़ा था हमने, वो जो यंग बंगाल मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। तो 1850s के आसपास आते तक वो क्या देखते हैं कि कॉलेज, यूनिवर्सिटीज तो रेवोल्यूशनरी की फैक्ट्रीज बन गई, कि यहां से जो भी बच्चा पढ़ता है वेस्टर्न एजुकेटेड है, यानी कि एनलाइटनमेंट के प्रिंसिपल्स पता है, और वो बाहर निकल के क्रांतिकारी बन जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस वर बीइंग रेगुलेटेड बाय, सॉरी वो बाद में, यहां भी पहले रहो। तो यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस आर सेटअप। वुड्स डिस्पैच, अब वो कहते हैं मासिस में एजुकेशन को स्प्रेड करना है हमने, ठीक है। मासिस में करने के लिए ये तो है नहीं कि अकेला एक कलकत्ता में कॉलेज खोल लूंगा, बॉम्बे में, मद्रास में, या पंजाब लाहौर में खोल लूंगा मैं, एक तो है नहीं, अब तो फैलाने पड़ेंगे। तो दैट मीन्स 1850s के आसपास क्या होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का स्प्रेड होता है। अब सरकार की भी कुछ लिमिट है, कि सरकार जो है एक शहर में सिर्फ 10 कॉलेज बना सकती है। अब वो क्या करती है, इसको एंटरप्राइज बना देती है, प्राइवेटाइजेशन कर देती है। और प्राइवेटाइजेशन करने के बाद क्या, जिसके पास 2 पैसे हैं वो स्कूल खोल लिया, जिसके पास ज्यादा पैसा है उसने कॉलेज खोल लिया, और जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है उसने यूनिवर्सिटी खोल ली। नेक्स्ट इज हंटर कमीशन। हंटर कमीशन आया था टू चेक द ग्रोथ ऑफ वुड्स डिस्पैच, कि वुड्स डिस्पैच से जो हमने रिफॉर्म्स इतनी सारी करी हैं उसका फर्क पड़ा भी है कि नहीं पड़ा। इसको हम डिटेल में करेंगे सारे को, कि क्या क्या उनकी रिकमेंडेशंस थी, क्या थी वो डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन में। अभी हम ये देख रहे हैं कि साइकिल चल कैसे रहा है, कि एजुकेशन का जो स्प्रेड है वो इतना सारा हो कैसे रहा है। हंटर कमीशन आया, उसके बाद आया इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, ये इंपॉर्टेंट, ये वो बता रहा था, ये रेले कमीशन बना था इस टाइम पे। अब 1904 तक वो क्या देखते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस इतने सारे हो गए, और इतने सारों में से जो स्टूडेंट्स निकल रहे हैं वो तो क्रांतिकारी बन के निकल रहे हैं, वो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, फ्रीडम, डेमोक्रेसी की बातें कर रहे हैं। तो वो क्या होता है, रेले कमीशन सेटअप होता है। अब क्या होता है कि वो ईयर्स फिक्स कर देते हैं, कि ये नहीं है कि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज भी 10-10 साल से लोग पीएचडी कर रहे हैं, ये नहीं है। वो कहते हैं 4 साल है, 4 साल में पीएचडी या कोई भी फॉर एग्जांपल डिग्री है वो करनी है करो, नहीं तो उसके बाद कॉलेज से बाहर निकलो। क्योंकि 4 साल के बाद अगर वो 4 साल में भी एक डिग्री नहीं कर पा रहा, दैट मीन्स वो नहीं कर पा रहा, बट वो एक्चुअल में यूनिवर्सिटी में कर क्या रहा है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर रहा है, छात्र नेता बन रहा है वो उनका, और उसके बाद वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आएगा। तो इसलिए रेले कमीशन कहता है कि यार ये फिक्स कर दो। उसके बाद ये भी है कि पीएचडी जो है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन तक तुम कर लो, बट पीएचडी भी सिर्फ सिलेक्टेड लोग करेंगे, और जो करेंगे उनकी पीसीसी मिलेगी। जब तक उनको पुलिस क्लियरेंस हम मिलती है, हमें आज भी अगर कहीं भी जॉब लेनी हो पहले एक पुलिस क्लियरेंस लेनी पड़ती है, पासपोर्ट बनता है जब आपका, तब आपको पुलिस क्लियरेंस आती है, घर में आता है, वो देखता है कोई पुराने एंटीसीडेंट्स तो नहीं है आपके, या कोई इश्यूज तो नहीं है, तो वो सारा देखते हैं।
तो कहते जो पीएचडी करेगा, यानी कि जिसको बहुत सारे मतलब कि हमने ज्ञान देना, तो ये ना हो कल को उसके जो दादे परदादे थे वो इंडियन रेवोल्यूशनरी हो, क्योंकि खून तो वही है, वो आज नहीं तो कल उनका नाम यूज करेगा और हमारी एजुकेशन यूज करेगा और उसके बाद बहुत बड़ा लीडर बन जाएगा। तो यहां से क्या करा गया, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस पे ब्रिटिश कंट्रोल लेके आया गया। जो सेनेट होता है, जो यूनिवर्सिटी का सेनेट क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन जो देखता है सारे का, तो उसको जो है ब्रिटिश कंट्रोल करेंगे। तो यानी कि जो ये सिडिशन, फैक्ट्रीज ऑफ सिडिशन कहने लग गए थे इनको, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को, तो इनको कंट्रोल कौन करेगा, ब्रिटिशर्स। तो ये एक फ्लो चार्ट है, डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे कि हर एक की क्या रिकमेंडेशन थी, किसने वोकेशनल बोला, किसने वर्नैकुलर में बोला, किसने इंग्लिश में, सो वो जाएगा डिटेल में। बट अभी हमने क्या करना है, रिफॉर्म्स क्या क्या चल रहे हैं सारी गेम के। अब इंडियन नेशनल मूवमेंट, अब आप इसको बाहुबली देख रहे हो, इसको अकेले को देखो, ये हीरो है नहीं है, नहीं अभी नहीं है। जब तक इसके दुश्मन नहीं आते और इन दुश्मनों से जीतता नहीं है, लड़ता नहीं, जीतता नहीं, ठीक है, तब तक ये हीरो नहीं है। ये हीरो कब बनता है, जब इसके सामने दुश्मन आता है, दुश्मन को जब ये हराता है, उसके बाद बाहुबली बिकम्स बाहुबली द ग्रेट, ठीक है ना। तो सेम हमारी भी बात है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट का हीरो कौन है, सॉरी इंडियन नेशनल मूवमेंट अगर हीरो है तो इसका विलन कौन है, ब्रिटिशर्स है। बट ब्रिटिशर्स तो 1600 से आए हुए और 1757 से उन्होंने लूटपाट शुरू करी हुई है। बट अब एकदम से क्या होता है कि इतना विद्रोह शुरू हो जाता है, क्या होता है, लिटन की पॉलिसीज। सबसे पहले ये प्रेस को रेगुलेट करता है, उसके बाद ये आर्म्स होल्डिंग को रेगुलेट कर देता है, उसके बाद ये जो सिविल सर्विसेज में एज होती है उसको लिमिट कर देता है, एंड देन एक और था इसका, चलो, लेकिन ये क्या होता है, ओवरऑल जो है वो सारा कंट्रोल, लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर देता है। और यहां पर आके जो कुकर होता है उस पर सीटी नहीं कोई लगी होती और वो बर्स्ट कर देता है। और वो बर्स्ट करता है किस फॉर्म में, इंडियन नेशनल मूवमेंट में, एंड टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ। हाँ जी, हाँ हाँ, रिपन को भी हम डिस्कस करेंगे। अगर रिपन इतना ही दरिया दिल होता, ठीक है ना, सबसे पहली बात मतलब कि उसको वापस, व्हाई वाज ही कॉल्ड बैक, अगर वो इतना ही दरिया दिल होता, देखो मैंने आपको पहले दिन बताया था, ब्रिटिश आर रूलिंग एंड उनके कोई अच्छे काम के पीछे भी क्या होगा, उनका एक एक्सप्लॉयटेटिव और इंपीरियल माइंडसेट होगा, और इसको कभी नहीं भूलना। तो अगर वो होता तो आर्म्स एक्ट वाला प्रेस जो है, आपको क्या लगता है कि लिटन वाला प्रेस वाला एक्ट उसने बिल्कुल ही खत्म कर दिया? नहीं, लिटन ने क्या बोला था कि अगर कोई भी पब्लिशिंग हाउस बनता है उसको एक पैसे देने पड़ेंगे सरकार को, और अगर वो पैसे जो है, अगर जिस दिन तुमने एंटी सरकार लिखा तो वो पैसे जब्त हो जाएंगे और अगले दिन दोबारा लाइसेंस लेना, दोबारा पैसे, मतलब कि फाइनेंशियली तोड़ने की कोशिश करता था। इसके बाद उसने क्या बोला कि नहीं कोई बात नहीं, अब कर लो जो मर्जी, बट मतलब कि उसने एक बड़ी मिठी सी, मतलब कि बंदा कहता है चेतावनी दे रही कि अगर तुमने सरकार के अगेंस्ट लिखा तो देख लेना। दूसरा था आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट लिटन ने क्या करा था कि सिर्फ इंडियंस को लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके बाद ब्रिटिशर्स को या यूरोपियंस को लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा। वो कहता ठीक है, आप कहते हो रिपन ने चेंज कर दिया, रिपन ने क्या कर दिया कि सभी को लाइसेंस चाहिए अब, ठीक है मान ली बात। अब एक जगह इंडियन है एक, और एक जगह यूरोपियन है, दोनों ने लाइसेंस के लिए अप्लाई करा, दोनों के घर पीसीसी गई, दोनों के घर पुलिस वाला गया, किसको पीसीसी मिलेगी, मिलने के ज्यादा चांसेस है यूरोपियन को। इंडियन को तो नहीं जी, तेरा दादा ये था, तेरा परदादा वो था, पर्चे तो एफआईआर से इतनी सारी हुई पड़ी है, उन्होंने उसका रेफरेंस देना और उसको देना नहीं। तीसरी बात सिविल सर्विसेज, 19 एज, मतलब कि सब रोने लगे कि नहीं है 19 नहीं करना। अगर ये इतना ही दरिया दिल होता कर देता इसको, हायर एज को 26 कर देता। कितनी एज करी इसने, 21। क्या इसमें मतलब कि 19 साल और 21 साल में क्या फर्क है, बट 21 और 26 में बहुत फर्क, तो कर देता, ये कर देता। एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, एल्बर्ट बिल से इसने बोला था प्रोविंशियल, ग्रास रूट लेवल पे, तो ये कोई इसका ना पुराना कोई मतलब कि बहुत कोई नई चीज नहीं थी। 1850s में ऑलरेडी ब्लैक एक्ट्स आ चुके हैं
ठीक है, उसमें क्या है कि इंडियन जजेस कैन ट्राई द ब्रिटिश सब्जेक्ट्स, बट कहां पे, प्रेसिडेंसी लेवल पे, जो प्रेसिडेंसी कोर्ट्स है, यानी कि बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास की जो कोर्ट्स है, सिर्फ वहां पर जो है इंडियन जजेस कैन ट्राई द ब्रिटिश सब्जेक्ट्स। रिपन ने तो बस इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया कि बोला कि नहीं, प्रेसिडेंसी के साथ साथ जो है नीचे वाली कोर्ट्स में भी तुम ये कर लो, चलो वो कैंसिल हो गया। बट वही आपको बोला कि रिपन दो ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, बट उस टाइम तक क्या है, लायबिलिटी बन चुकी है। अब जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, अगर एक विलेज की डेवलपमेंट की बात है, गांव में अगर एक सड़क बनानी है या वहां पे कुआं खुदवाना है या वहां पे ग्रीनरी करनी है, पानी पूनी देना है, वो तब तक सरकार के लिए एक लायबिलिटी बन गया। क्यों? क्योंकि विलेजेस में से सारी माइग्रेशन कहां पर होगी, जो क्रीम थी वो आ चुकी है शहरों में। विलेजेस में या तो रिटायर्ड लोग रह रहे हैं या यूजलेस लोग रह रहे हैं, तो उन्होंने क्या करा कि जाओ तुम अपनी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तुम अपना मेयर चूज कर लो, तुम अपना सरपंच चूज कर लो, और इस चीज को क्या कर दिया, मैंडेटरी कर दिया। और ये चीज जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी, ये रिपन से पहले भी थी। हर एक, फॉर एग्जांपल अगर एक प्रेसिडेंसी में 100 विलेजेस हैं, तो उसमें से क्या होता था, 50 विलेजेस में ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स होते थे। रिपन ने सिर्फ ये क्या बोल दिया कि यार इसको नहीं, इसको 100 के 100 कर दो। सो हमेशा बैक ऑफ द माइंड में ये रहेगा कि एक्सप्लॉयटेटिव नेचर का, क्योंकि वो कहते हैं राष्ट्रहित सर्वोपरि, नेशनल इंटरेस्ट इज नंबर 1। और रिपन का नेशनल इंटरेस्ट कहां पे जुड़ा हुआ है, इंग्लैंड के साथ में, उसका इंडिया के साथ कोई लेना देना। नो डाउट लिबरल है। लिबरल क्यों है, अब ये भी बताओ लिबरल क्यों है। ये हम कहते हैं लिबरल है ये, क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में लिबरल सरकार आई पड़ी है। जब लिटन जो एक गलत काम कर रहा था, ठीक है, इसने प्रेस एक्ट निकाल दिया, आर्म्स एक्ट निकाल दिया, एज कम कर दिया एंड ऑल दैट, एक्सप्लॉयटेशन कर रहा था, तो ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन था एक ग्लैडस्टोन, ही वाज अ लिबरल। उसने बोला कि नहीं यार ये तो बड़ा गलत है ना, और उसने उसी के चक्कर में वोट ली और अगली बार पावर में आ गए। और जब पावर में आए तो कुछ तो लॉलीपॉप देना, तो लिटन को वापस बुलाया और रिपन को भेज दिया इधर इंडिया में, ठीक है। और ग्लैडस्टोन ने ऑब्वियसली ऑपोजिशन में बैठा है। आज की डेट में अगर बीजेपी है और दूसरी पे कांग्रेस है, बीजेपी लाख कोई काम कर ले बढ़िया, बट कांग्रेस ने तो हमेशा अपोज करना है। तो सेम वे यही चल रहा है, लिबरल सरकार उस टाइम पर क्या है, ऑपोजिशन में है, तो लिटन जैसा मर्जी काम करेगा, उसको प्रोजेक्शन कैसे होगी कि नहीं ये तो गलत बंदा है। बट लिटन भी नेशनल इंटरेस्ट में काम कर रहा है, रिपन भी नेशनल इंटरेस्ट में काम कर रहा है, ठीक है। So Western education meant creation of brown sahibs and realized that British India had no intent to share the power post 1857. वही हमने बात करी है कि 1857 तक उनको लगता था कि शायद हम पढ़ लिख जाएंगे इनकी तरह और हमें रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो इसलिए मिडिल क्लास सारा चले गया उधर। ग्रोथ ऑफ अनइवन ग्रोथ ऑफ एजुकेशन हैड एन इफेक्ट ऑन अनइवन नेशनलिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनइवन ग्रोथ ऑफ एजुकेशन लेड टू अनइवन ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। अब कलकत्ता में ज्यादा नेशनलिज्म होगा कि परगना रीजन में ज्यादा नेशनलिज्म होगा? कलकत्ता में। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी की कैपिटल कलकत्ता, और कॉलेज कहां पे? कलकत्ता में या उसके आसपास। अब पूरे बॉम्बे रीजन में, डेक्कन रीजन में कहां पर सबसे ज्यादा होगी ये एजुकेशन? महाराष्ट्र में। कहां पर? बॉम्बे में। साउथ में कहां पर सबसे ज्यादा होगी? मद्रास में। तो और हम जो ये सार्वजनिक सभा पढ़ रहे हैं या फिर हम पढ़ रहे हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन बन रही है, कहां पे बन रही है? सेंटर में बन रही है। दैट मींस नेशनलिज्म कहां पे ज्यादा है? जहां पे कैपिटल्स में नेशनलिज्म ज्यादा है, क्योंकि वहां पे एजुकेशन ज्यादा है। उसके बाद ब्राह्मण्स में ज्यादा एजुकेशन हुई, हिंदूज में ज्यादा एजुकेशन होगी कि मुस्लिम्स में ज्यादा एजुकेशन होगी? हिंदूज में होगी। तो यानी कि जो स्टार्टिंग के हमें नेशनल लीडर्स दिख रहे हैं वो सारे कौन दिख रहे हैं? हिंदूज दिख रहे हैं। उसके बाद मेल में होगी कि फीमेल में होगी? मेल में होगी। सारे लीडर्स कौन दिख रहे हैं? मेल दिख रहे हैं। उसके बाद अपर क्लास में होगी कि लोअर क्लास में होगी एजुकेशन ज्यादा? अपर क्लास में। तो फिर ये लाइन आप समझ गए, अनइवन ग्रोथ ऑफ एजुकेशन लेड टू अनइवन ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। सबसे पहले तो सेंटर्स में, कैपिटल्स में हुई, कैपिटल्स में हिंदूज में हुई, हिंदूज में ब्राह्मण्स में हुई, ब्राह्मण्स में मेल्स में हुई, मेल्स में भी अपर क्लास में हुई।
तो ये सारी अनइवन ग्रोथ ऑफ एजुकेशन लेड टू अनइवन ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। और इन्होंने बाद में रियलाइज किया कि नहीं, ये जो एजुकेशन है इसी की वजह से हम ये नेशनलिज्म की बातें कर रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी, और इसको हमें क्या करना पड़ेगा, लोअर मासेस तक लेके आना पड़ेगा। और लोअर मासेस लेके आने का मतलब कि हिंदू को छोड़ के अब ट्रिब्यून एडिटोरियल कहां पे लिखने पड़ेंगे मॉडरेट्स को, दैनिक ट्रिब्यून में, अजीत में, जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में। And by 1875 we had 400 newspaper and 1.75 lakh readers, जो पहले बहुत कम एक पब्लिशिंग वैल्यू क्वांटिटी होती थी। तो ये देखो बाय 1857 में इनको समझ आ गया था, तो कुछ टाइम बाद ही इन्होंने दो धड़ाधड़ हर वर्नाकुलर लैंग्वेज में, हिंदी, पंजाबी, बंगाली, साउथ में तमिल, तेलुगु, जो भी लैंग्वेज इनको मिलती है उसमें इन्होंने अखबार स्टार्ट कर दिया। अखबार स्टार्ट कर दिया, 400 अखबार हो गया। अखबार ज्यादा हुआ तो उससे क्या हुआ, लोगों को एजुकेटेड हो गए। एजुकेटेड अगर ना भी हुए तो उनकी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस होगी। अब ये पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस क्या चीज है? अब पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस का मतलब कि पॉलिटिकली जो चीज हो रही है उसके बारे में वो जागरूक हो गए। अब आज की डेट में भी अगर आप फॉर एग्जाम्पल सब्जी लेने जा रहे हो, वहां पर जाके भी आप पॉलिटिकल बात कर रहे हो ना कोई, कि यार ये पार्टी में ये हो गया, वो पार्टी में ये हो गया, इसने छोड़ दिया उसमें, ये सारी चीजें जो रेडी लगा रहा है उसका काम नहीं है। आप चलो अगर स्टूडेंट अपने आप को अपने स्टूडेंट माइनस कर देते हो, आपका काम नहीं, बट फिर भी आपको पता चल रही है सारी चीजें। कहां से पता चल रही है? फोन से पता चल रही है, बेसिकली प्रेस से पता लग रही है, उसके फॉर्म्स जो है वो चेंज हो रहे हैं, तो प्रेस से आपको पता लग रहा है। यानी कि पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई। पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बढ़ने से किस चीज का डर हो गया? नेशनलिज्म का बहुत ज्यादा डर हो गया। और नेशनलिज्म के डर को बचाने के लिए कौन आता है अब? लिटन। ठीक है, बट लिटन से पहले भी काफी चेंजेस रहते हैं। ये मेरे ख्याल से ना गलत जगह लग गई अब। चलो, रेलवेज एंड टेलीग्राफ्स, ये हमने पहले पढ़ लिया कि रेलवेज एंड टेलीग्राफ्स मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंटरनेशनल मूवमेंट। ठीक है, इंक्रीज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो हो रही थी उसको कम करने के लिए जो लोकल वर्नाकुलर चीजें थी उसको प्रमोट किया गया। एंड इन दिस बाल गंगाधर तिलक प्रमोटेड गणपति एंड शिवाजी के फेस्टिवल्स को प्रमोट करने लगे। अब तक क्या हो रहा था? अब वही बात है, कुकर है, कुकर का जो प्रेशर है वो बहुत बढ़ रहा है। वो प्रेशर बढ़ किस में रहा है? सबसे पहली चीज लेक्स लोकाई एक्ट 1850। इसमें क्या था कि अगर कोई इंसान अपना धर्म बदल लेता है तो ये नहीं है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में उसका पार्ट नहीं रहेगा, वो भी उसको मिल जाएगा। ठीक है, एक तो ये रहा। नेक्स्ट वाज ब्लैक एक्ट्स ऑफ 1850। इसमें क्या था कि जो एट प्रेसिडेंसी कोर्ट्स हैं, इंडियन जजेस कैन ट्राई द ब्रिटिश सब्जेक्ट्स ऑल्सो। दूसरी बात, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस इन 1860, बट यहां पर वही बात आ गई, 1860 में दे तो दिया बट रिप्रेजेंटेशन कहां पे? इंडियंस पे टैक्स लगा दिया आपने, बट इंडियंस से बात करी आपने? साइमन कमीशन को वापस भेजने का सबसे बड़ा कारण क्या था? चाहे साइमन कमीशन एज इट इज सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 बना और हमने उसको अपनाया भी, पर साइमन कमीशन को क्यों वापस भेज दिया हमने? क्योंकि उसमें कोई इंडियन ही नहीं था। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाने लगे हो 1935 तो उसमें इंडियन ही नहीं है, इंडिया की बात करने वाला ही नहीं है कोई, तो फिर कैसे हो सकता? तो सेम वे टैक्सेस तो हमसे लेने हैं, बट हमें हमारी बात तो सुनी नहीं आपने कि टैक्स कब कितना रखना है, कम रखना है, ज्यादा रखना है। नेक्स्ट वाज हाई एक्सपेंडिचर ऑन होम चार्जेस एंड आर्मी।
तो ये क्वेश्चन करके लाना कि इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज अ रिस्पॉन्स टू, इंडियन नेशनल मूवमेंट आपकी ये है अब, ठीक है, वाज अ रिस्पॉन्स टू ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन, जिसपे आग छिड़कने का काम किसने करा? लिटन ने। अब ये आपने बताना है कि क्या ये सही चीज है कि नहीं है। ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन तो 1757 से चल रही है, बट इंडियन नेशनल मूवमेंट हम 18 मतलब कि सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी कहते हैं इसको, 1850s के बाद शुरू होती है। Earlier different feudal lords and now one common enemy and hence common grievance and they came together to form a nation। अब सबका दुश्मन एक है, सबको जो मार पीट के आया वो एक ही बंदा है। अब क्या होगा? महागठबंधन। अब भी क्या होता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे पहले इंदिरा गांधी के अगेंस्ट जनता पार्टी इकट्ठी हो गई थी, अब बीजेपी के अगेंस्ट एक महागठबंधन बन रहा है। तो सारे जो मतलब कि सभी को एक कोई दुश्मन अगर खटकता है तो क्या होता है, वो सारे क्या बना लेते हैं? महागठबंधन बना लेते हैं। अब जो ये पूना सार्वजनिक सभा थी या फिर ब्रिटिश एसोसिएशन थी या फिर मद्रास एसोसिएशन थी, ये सारे इकट्ठे होकर क्या बनाएंगे? अब टुवर्ड्स इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ जाएंगे। बट इंडियन एसोसिएशन एक और पैरेलली एसएन बैनर्जी बना रहे थे, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों ज्यादा कामयाब होती है, इंडियन एसोसिएशन क्यों नहीं कामयाब हो पाती, वो भी हम पढ़ेंगे। बट इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो अब इसको कल्मिनेट करेंगे। प्रेस ऑफ प्रिविलेज प्रोवाइडेड, ये तो हमने कर लिया इसको कि प्रेस की जो पावर है वो चेंज होती रही। ईच फेलियर इन इंडियन नेशनल मूवमेंट स्ट्रेंथन्ड इंडियन नेशनल मूवमेंट। कैसे? मॉडरेट्स आए, मॉडरेट्स ने क्या करा? सिर्फ प्रेस में एडिटोरियल्स लिखे, ठीक है। उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट आए, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? धरने लगाने शुरू कर दिया। ये यानी कि प्रेस वाला जो मेथड है वो फेल हो गया, ठीक है। उसके बाद कौन आते? एक्सट्रीमिस्ट। उन्होंने क्या करा? धरने लगाना शुरू कर दिया। धरने लगाए, लाठियां बड़ी, हाथ पैर तोड़वाए। उसके बाद रेवोल्यूशनरी आ गए, यानी कि ये भी फेल हो गया। रेवोल्यूशनरी आ गए, रेवोल्यूशनरी ने गन उठा ली सीधी। ये डंडे लेके आते थे, इन्होंने सीधी गन उठाई, क्योंकि उन्होंने बोला एक बहरे को सुनाने के लिए एक बॉम्बला मतलब कि बम के धमाके की जरूरत होती है। बट ओवर द टाइम इन्हें भी क्रैक डाउन कर दिया। उसके बाद आते हैं महात्मा गांधी, जो ये सभी को कल्मिनेट कर ले, सभी का कुछ कुछ पार्ट लेते हैं और एक अपने स्वराज या फिर इंडिपेंडेंस की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो अब ये देख रहे हो कि ईच फेलियर एट इंडियन नेशनल मूवमेंट स्ट्रेंथन्ड द इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। अब भाई लिटन की बात है, मेन विलन है लिटन आपका। सबसे पहले क्या कर रहा है? हाँ, वो दिल्ली दरबार हमने वहां पे करना था। क्वीन विक्टोरिया की जो कॉरोनेशन शहर में ताजपोशी है वो इंडिया में करा देता है। और उस टाइम पर इतने भयंकर फेमाइन सूखा पड़ा होता है कि लोगों को बेचारों को खाने को नहीं मिल रहा होता, और ये यहाँ पे पार्टी कर रहा होता है। और जब एजुकेटेड मिडिल क्लास जाता है यहाँ पर, वो कहता है कि यार ये यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है कि मैं बंगाल गया था, मद्रास वाला कहता है कि यार मद्रास में भी ये हाल है, बॉम्बे वाला कहता है हमारे भी कोई सही हाल तो है नहीं है, और यहाँ पर ये दिल्ली दरबार कर रहा है, यहाँ पे पार्टी थ्रो करी हुई है, यहाँ पे पूरा शानो शौकत से। लोग कहते हैं कि यहाँ पे पैसा तुमने खर्च करा है, यही लोगों की वेलफेयर पे कर देते। क्या जरूरत है कि क्वीन विक्टोरिया को यहाँ बुलाना, केसरे हिंद उसको डिक्लेयर करना, कि केसरे हिंद डिक्लेयर यानी कि क्राउन जो है अब किसको हेड करेगा? एक तो ब्रिटिश इंडिया को एंड 565 प्रिंसली स्टेट्स को। उसका जो छत्र छाया जो हमने बोली है, छत्रपति कौन होगा? अब क्राउन होगा। नेक्स्ट इज अफगान एडवेंचर। अब सेकंड अफगान वॉर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे लिटन के टाइम पे। तो ये लिटन ने सिर्फ मतलब कि वैसी लड़ ली। एडवेंचर का मतलब होता है खेल में लड़ ली, सिर्फ इस डर से कि रशियन इन्फ्लुएंस ना वहां पे आ जाए। अब रशियन इन्फ्लुएंस को बचाने के लिए वो डिप्लोमेटिकली भी कर सकता था इसको, सारे यूरोपियन कंट्रीज को इकट्ठा करता और बोलता कि रशिया को बोलो कि अफगानिस्तान में एंटर नहीं करना, क्योंकि वहां से अगर आज अफगानिस्तान में एंटर कर गया कल कोई इंडिया पे भी आएगा। तो वो वाली जो लड़ाई इसने लड़ी वो फालतू में लड़ ली। नेक्स्ट इज प्रेस एक्ट। सबको बोला कि अगर आज के बाद तुमने सरकार के अगेंस्ट कुछ लिखा तो जो तुमने सिक्योरिटी मेरे को दी हुई है वो मैं फोरफिट कर लूंगा, और दोबारा से अगर लाइसेंस चाहिए तो दोबारा से पैसे देने पड़ेंगे, इतने पैसे हैं नहीं। नेक्स्ट इज आर्म्स एक्ट। यहाँ पे रेशियल सुपीरियोरिटी शो करता है वो लिटन, कि सिर्फ इंडियंस को जरूरत है आर्म्स लाइसेंस की, ना कि यूरोपियंस को। क्यों? क्योंकि वो उसको ये लगता था कि रिवोल्ट हो रही है। हमने पढ़ा था कि बाय 1875
400 न्यूज़पेपर्स एंड 1.75 लाख रीडर्स हो गए थे। तो उसको लगता है कि लोगों की बुद्धि अगर उल्ट गई तो ये ना हो रेवोल्यूशन कर दे लोग। नेक्स्ट इज डिक्रीज द एज ऑफ सिविल सर्विसेज टू 19। अभी सारे कैलकुलेट करके प्रेशर कुकर जो है वो बहुत ज्यादा भर जाता है इसमें। तो यहां पर वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। इवन द ग्लैडस्टोन जो है वो ही क्रिटिसाइजेस कि बिल लिटन के जो काम है वो ठीक नहीं है। अब इस क्रिटिसिज्म में और सिंपथी में लोगों को, इंग्लैंड के लोगों को ये बहला फुसला लेता है कि यार हम ऐसा करते हैं, इंडिया को एक अच्छी जगह बनाते हैं रहने को, धंधा कारोबार सब चलेगा, बट ऐसे उनकी एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेंगे। तो इसके चक्कर में वो क्या होता है, वो पावर में आ जाता है और लिटन को वापस बुला के किसको भेज देते हैं, लिबरल रिपन को 1884। अब जो हम ये पढ़ रहे हैं रिपन ये वगैरह सारे कर रहे हैं ना, तो हमेशा से आपने कैसे पढ़ना है इसको, रिपन 1884, यानी कि 1880 से लेके 84 तक पीरियड हमें याद रखना इसलिए जरूरी है कि हमें एक तो समझ जाएगा कि पॉलिसी है, कोई मैच द फॉलोइंग आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही लिटन का पढ़ना है तो लिटन के भी ईयर्स आपको रेडी याद होने चाहिए। जैसे आगे से हम हमेशा जब भी बोलना है, जब एक चीज को 100 बार बोलोगे याद हो जाएगी। तो कैसे रिपन को बोला, रिपन 1884 बोलना ही बोलना है इसको ऐसे, ताकि आपको याद रहेगा 1880 से लेकर 1884 तक वो रहा है। ये मैं दोबारा बताऊं इसको, ये एक बार बता चुका हूं सारे, प्रेस एक्ट क्या है, अफगान वॉर क्या है, एडवेंचर क्या है, बताऊं, ये लिखा ही हुआ है, बस उसको एक्सप्लेन करा हुआ है हमने। रिपन आता है, बट स्टिल रिपन में क्या है, नेशनल इंटरेस्ट इज द प्रायोरिटी, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि। अब राष्ट्र कौन है, कौन सा उसका रिपन का, ब्रिटिश राज है, ठीक है, तो ब्रिटिश राज की बात करेगा। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है, सॉरी, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, बिकॉज वो क्या कर देता है, लोकल लेवल पे ऑटोनॉमी दे देता है कि मेयर सरपंच आप अपना चूज कर लो, बट उस पे उसको भी हेड कौन करेगा, अगर मेयर की बात कर दी उसने, हेड कौन करेगा, डीसी, और डीसी कौन होगा, यूरोपियन होगा, ब्रिटिश होगा रादर। और जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है वो कब मिलती है, बाद में जाके 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ही रिपील्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, बट सेड की लिखना नहीं सरकार के अगेंस्ट, अगर लिखोगे तो एक्शन में लूंगा। अमेंडेड द आर्म्स एक्ट, अब बोला कि सबको चाहिए, इंडियन को भी लाइसेंस चाहिए और यूरोपियन को भी लाइसेंस चाहिए। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो आज से पहले सिर्फ 50 यूनिट्स में, मतलब 50 पिंडों में थी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उसने बोला कि नहीं 100 के 100 होंगे, तो इसलिए ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। बट कॉलिंग फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, हमें कहां पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट दिखे हैं इंडिया में सबसे पहले, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स आज से इससे कई 100 साल पहले हमें दिखे हैं। एक बार रेफरेंस दिया था हमने कि सबसे पहले जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मॉडल आता है वो इंडिया में आता है। यहाँ पर कहां पर आता है, साउथ की एक किंगडम बनती है, क्या नाम है उसका, साउथ में किंगडम बनती है, वो जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं उसको सबसे पहले लेके आती है, लेके आना, ढूंढ के लाना। एंड इट इज सेड कि इसका अल्टीरियर मोटिव नहीं था कोई, अल्टीरियर मतलब छुपा कोई, मतलब कि इसका कोई और हिडन इसका बेनिफिट नहीं था। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट कराया, तो हमें पता है कि उसके बैक ऑफ द माइंड क्यों, क्योंकि उनको ब्राउन साहिब्स क्रिएट करने हैं। बट रिपन का मोर और लेस ये कहा जा सकता है, जैसे हम कहते हैं लिबरल रिपन है कि बड़ा अच्छा है इंडियंस के लिए, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इतने हद तक एक्सप्लॉयटेटिव लेवल तक वो नहीं है कि रिपन जो है वो मारधाड़ पे आ चुका है। उसके बेसिस पे हंटर कमीशन वाज ट्रांसफर, हंटर कमीशन जो आता है इसके टाइम पे 1884 के टाइम पे, तो इस टाइम पे हंटर कमीशन कहता है कि जो एजुकेशन है वो हमें नहीं पता कि स्कूल कहाँ पे खोलना कहाँ पे नहीं खोलना, ये कौन बताएगा हमें, लोकल सरपंच बताएगा, लोकल मेयर बताएगा। तो इसलिए क्या है, जो एजुकेशन वाला जो सब्जेक्ट है वो किसको दे रहे हो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स को दे रहे हो। और लास्ट क्या है, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी है, वो तो हमें सबको पता है कि क्या है, कि एट प्रेसिडेंसी लेवल तो पहले ही था, इसने बोला कि जो लोअर कोर्ट्स है, ये जरूर याद रखना, एट लोअर कोर्ट्स। अब हम बोलते हैं कि इंपीरियल कोर्ट में जाके यूरोपियन इंडियन जजेस कैन ट्राई ब्रिटिश सब्जेक्ट्स, वो नहीं हो सकता। इसने क्या बोला, लोअर कोर्ट्स में क्या है, ब्रिटिश इंडियन जजेस कैन ट्राई द ब्रिटिश सब्जेक्ट्स ऑल्सो। बट इसमें हल्ला गुल्ला बहुत ज्यादा हो जाता है, वो कहते हैं नहीं ये रेशियल सुपीरियरिटी वाला कंसेप्ट तो जीरो हो जाएगा हमारा, तो इसलिए एक बिल भी कैंसिल हो जाता है और रिपन को वापस बुला लेते हैं। एंड रिपन इसके अलावा क्या करता है,
जो सिविल सर्विसेज की एज है वो वापस 21 कर देता है। जो लिटन ने कितनी करता है? 19। अब रिपन जो है बढ़िया काम कर रहा था। अब वही बात होगी कि एक मैच चल रहा है, बहुत जो बैट्समैन है वो 99 बना चुका है, वो अपनी 100 पार करने लगा और साथ में कैप्टन उसको वापस बुला लेते। तो रिपन के साथ वो हुआ कि काम अच्छे कर रहा था कुछ लेवल तक, बट स्टिल क्या हुआ, उसको सरकार वापस बुला लेती है बिकॉज रेशियल सुपीरियरिटी यहां पे बड़ी ज्यादा आ जाती है। रेशियल सुपीरियरिटी का कंसेप्ट आ जाता है कि यार ये तो हमें मार ही देगा, अगर 2 साल और रख गया तो इसने तो ये फर्क खत्म ही कर देना बिल्कुल ही। तो इसको वापस बुला लेते हैं, और इसको वापस बुलाने का मतलब दिस मेड इंडियंस रियलाइज दैट स्टेप सन ट्रीटमेंट, और जो इक्वल ट्रीटमेंट उनके ख्वाबों में चल रहा है ये चीज, वो कभी नहीं हो सकता कि हम हमेशा एक उनके स्लेव ही रहेंगे। जैसे ये मासूम मूवी है, देखिए किसी ने, तो इसमें ये बच्चा जो होता है ना, इसको अडॉप्ट कर लेता है, ये लाख कोशिश कर लेता है, सोने का बन जाता है, बट इसको इसकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती। तो इंडियंस को भी ये लग गया पता कि नहीं यार, अब हाथ खड़े हैं आपने कि लिटन रिपन के बाद में रिपन अगर कोई ढंग का काम हमारे लिए करने लगा था, तो इन्होंने स्टेप्स, मतलब कि स्टेप होता है स्टेपसन, बेसिकली जो इसको अडॉप्ट करो, या फिर मतलब कि जो आपका बायोलॉजिकली ना हो वंश, तो वो वाला कि हम लाख सोने के बन जाए, बट इन्होंने हमें नहीं अपनाना। और अब क्या हमें करना पड़ेगा? इंडियन नेशनल मूवमेंट की तरफ जाना, स्ट्रगल की तरफ जाना पड़ेगा। अब राइज ऑफ एसोसिएशंस लेड बाय मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स। अब ये देखो, सबसे पहली बात है एसोसिएशंस बन रही है मिडिल क्लास से। क्यों? क्योंकि उनको अकल है, एनलाइटेंड प्रिंसिपल्स उनको पता है। नेक्स्ट इज मिडिल क्लास, क्योंकि जमींदार क्लास तो मर गया। अब जो उनके पास छोटी छोटी जमीनें थी, वो उनके आगे तीसरी चौथी जनरेशन में आके टोटे रह गए और वो जीरो रह गए। एंड प्रोफेशनल्स, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रेस, मतलब कि प्रेस में काम कर रहा है, तो सारे प्रोफेशनल्स हैं। बिफोर 1853 क्या क्या है? इंडियन एसोसिएशन है, एस एन बैनर्जी बनाते हैं। पूना सार्वजनिक सभा है, वो बनी हुई है। मद्रास नेटिव या मद्रास महाजन एसोसिएशन है, वो बनी हुई है। बट इनका क्या है? इंडियन एसोसिएशन कैलकाटा में है, पूना सार्वजनिक सभा डेक्कन रीजन में है, और मद्रास महाजन सभा नीचे है। अब हमें कोई दिल्ली पे पार्टी भी तो चाहिए कि जो वाइसरॉय से, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से, या लंदन जाके कोई बात करके आए। चाहे कि दादा भाई नारोजी जी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन एक बनाई थी इन लंदन, बट वो इतनी कामयाब नहीं हो पाती, क्योंकि लंदन में अब कौन जाएगा, या लंदन तक मैसेज पहुंचाना एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन लेवल तक की बात नहीं पहुंच पाई। इन शॉर्ट, दीज 3 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस वर बिफोर दिस इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड दे फोकस्ड मेनली ऑन प्रेस। प्रेस की बात मतलब मॉडरेट्स। ये हम कौन सा फेस पढ़ रहे हैं? मॉडरेट्स का फेस पढ़ रहे हैं। 1870 saw the rise of middle class and replaced the जमींदार dominated organization। कारण जमींदार बिल्कुल ही खत्म हो गया। कारण कि जो 10 एकड़ की लैंड एक बंदे के, मतलब कि उसके एरिया में आती थी, अब वो कहां पे पहुंच गई? 1 गज पे पहुंच गई। आगे आगे बच्चे होते गए, ट्रांसफर होते गए, डिविजन होती गई, और 1 गज लैंड में से क्या निकाल लेगा कोई? सो दैट मीन जमींदार जो वर्ड था बस वो सरनेम के नाम पे रह गया, या फिर वो स्टिकर लगाने वाला ही रह गया। बट अब एक्चुअल में जमींदार कोई जमींदार चीज है नहीं है। अब कौन है? मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, जो उस टाइम पे पढ़ लिख गए, कोई सिविल सर्वेंट बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, किसी ने अपनी फैक्ट्री छोटी मोटी खोल ली। फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस in December 1885 by A.O. Hume. He was a retired British civil servant. First president was W.C. Banerjee and considered to be the safety valve story. ठीक है? अब बैनर्जीज एक ही चीज है, ठीक है? चैटर्जीज एंड चट्टोपाध्याय एक ही चीज होती है, ठीक है? एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस को उसके एक दोस्त है वेडरबर्न A.O. ह्यूम की बायोग्राफी लिखता है, और उसमें वो कहता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो कुकर, जो इतना प्रेशर बढ़ा हुआ है ना, उस कुकर के ऊपर सीटी लगाने का काम जो है वो A.O. ह्यूम ने करा बाय द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब यूरोपियंस कहते हैं, ब्रिटिशर्स कहते हैं कि इंडियंस को हमने यूज करा कि चलो थोड़ी बहुत ही रिलैक्सेशन दे दी, कि सीटी ऊपर करी और मतलब कि प्रेशर निकाल दिया। और इंडियंस कहते हैं कि नहीं,
हमने एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बना ली, जो आज से पहले सिर्फ ऑल इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस थी, हमने क्या बना ली, एक ऑल इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन बना ली। अब ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑल इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्रांजिशन था। ऑल इंडिया का मतलब इसमें एंग्लो इंडियंस भी होंगे, इस और इंडियंस तो ऑब्वियसली होंगे ही होंगे। So the safety valve theory was challenged because of relation between Dufresne and Hume. अब ये सारा लिखा, मैं एक बार आपको वैसे समझा देता हूं। अब इट इज सेड कि एओ ह्यूम ने आईएनसी बनाई। क्यों बनाई? वेडरबर्न कहता है कि उसने डफरेन को, जो उस टाइम पे वाइसरॉय था, तो उसको लेटर्स लिखी कि मुझे रिलीजियस लीडर्स जो है ना, उनसे स्पेशल इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रही है कि जो पीजेंट्स हैं दोबारा से रिवोल्ट करने लगे हैं, तो इसलिए हमको इन्हें ऑर्गेनाइजेशन प्लेटफॉर्म दे दें जहां पे इनको कुछ कुछ चीजें, अगर ये 100 रुपए की डिमांड कर रहे हैं तो हम उन्हें 1 रुपया दे दें, लेकिन बिठा तो देंगे कम से कम। तो वो क्या कहते हैं कि ऐसे कर देते हैं हम, ठीक है। और डफरेन जो है, इट ऑटो बायोग्राफी में कहता है कि ठीक है बना दो, बट एक्चुअल में क्या है, आर्काइव्स जो हम देखते हैं, डफरेन और एओ ह्यूम का रिलेशन कोई अच्छा नहीं था, कि एओ ह्यूम चिट्ठियां लिखता था डफरेन को, उसका डफरेन जवाब भी नहीं देता था, ठीक है। और प्लस डफरेन चाहता था कि जो एक्सप्लॉयटेशन लेवल है वो और बढ़े और इनको कोई प्लेटफॉर्म ना मिले, क्योंकि अगर इनको कोई प्लेटफॉर्म मिल गया जहां पे ये आगे सरकार से बात कर ले तो इम्बैलेंस सा हो जाएगा, जो रेशियल सुपेरियोरिटी वाला, कि हम अपने स्लेव को अपने सामने बिठा के थोड़ा ना उससे पूछेंगे कि तुझे क्या प्रिविलेजेस चाहिए। तो डफरेन हो गया एओ ह्यूम की वजह से, इट इज सेड कि वो बन गया सेफ्टी वॉल्व। बट इंडियंस का एक और पॉइंट है, इंडियंस कहते हैं कि तुमने हमें नहीं यूज करा, बट एओ ह्यूम को हमने यूज करा। कैसे? एओ ह्यूम को हमने लाइटनिंग कंडक्टर की तरह यूज करा। कंडक्टर क्या होता है? ऑल इंडियंस से ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए, कि अगर हमारे पास एओ ह्यूम ना होता और अगर हम ऑल इंडियन ऑर्गेनाइजेशन बना लेते तो तुम इसे बैन कर देते। हमने एओ ह्यूम पकड़ लिया, वेडरबर्न पकड़ लिया, ग्लैडस्टोन मिल गया, ऐसे ऐसे लोग पकड़ लिए जिससे एंग्लो इंडियन भी आ गया, और इसलिए तुम इसे बैन नहीं कर पाए। एंड हेंस वी यूज्ड यू एज ए लाइटनिंग कंडक्टर। जैसे वही बात है कि अगर एक कोई लड़का है, वो अपने मदर फादर से लड़के घर से बाहर जा रहा है, वो कहता है कि नहीं मेरे को ये गाड़ी लेके दो, गाड़ी आ रही है 10 लाख की फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो पेरेंट्स क्या करेंगे कि चल ठीक है, तू वो घर छोड़ के ना जा, तेरे को हम 2 लाख वाली गाड़ी दिला देते हैं, और 2 साल के बाद तेरे को ये गाड़ी दिला देंगे जब तू इसमें ट्रेन हो जाएगा। वो कहता है ठीक है चलो बैठ जाते हैं। तो सेम अब यहाँ पे हो रहा है, इंडियंस के साथ में हो रहा है कि इंडियन मासेस जब रिवोल्ट करने लग रहे हैं, वो कहते हैं हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, फलाना चाहिए, टमकाना चाहिए। तो जो एल्डर्स हैं गाँव के, एक विलेज है फॉर एग्जांपल, क्योंकि रिवोल्ट कहां से स्टार्ट हो रही है? हमेशा विलेज से। और यहाँ पे पीजेंट्स हैं, सारे पीजेंट्स शोर शराबा मचा रहे हैं कि नहीं हमें तो हमारी डिमांड्स पूरी करनी ही करनी है, हमें ये चाहिए वो चाहिए। तो एल्डर्स क्या बोलेंगे कि इधर सुनो, मैंने ना अखबार में पढ़ा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक चीज बन गई है, वो सरकार के साथ बात कर रही है और उसमें तुम्हारे पॉइंट्स भी हैं। तो जो तुम 10 पॉइंट्स कह रहे हो, तो वो 10 पॉइंट्स के 10 पॉइंट्स जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस सरकार के साथ बात करने के लिए जा रही है, ठीक है। और अगले दिन प्रेस में आ जाता है कि 10 में से जो है 2 शर्तें मान ली गई है। तो पीजेंट्स कहते हैं चलो ठीक है, हम कुछ टाइम तक बैठ जाते हैं। वो दोबारा से जो कुकर का जो प्रेशर बना होता है वो दोबारा से कम हो जाता है, सीटी मारते हैं, वहां से प्रेशर निकाल देते हैं। 5 महीने बाद पीजेंट्स फिर उठ जाते हैं कि नहीं जी हमारी तो 20 डिमांड्स और हैं। तो दोबारा से बुजुर्ग क्या होते हैं? मॉडरेट्स। बुजुर्ग कौन है? हमें मॉडरेट्स है। मॉडरेट्स कहते हैं नहीं, हमने सुना इंडियन नेशनल कांग्रेस दोबारा मिल रही है वाइसरॉय को, और जो 20 डिमांड 20 की 20 डिमांड तुम्हारी लेके जा रही है। वो कहते हैं ठीक है वेट कर लो तुम 4-5 दिन। अब कोई धरना लगा होता है कहीं पे, तो क्या होता है कि पिंड के बुजुर्ग इकट्ठे कर लेते हैं, हम बोलते हैं उठवा दो यार इनको। तो वो जाते हैं, वो कहते हैं नहीं यार बात करेंगे, ये करेंगे, मौके को संभाल लेते हैं बेसिकली। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो मौके को संभाल रही थी। ब्रिटिशर्स सेड कि ये हमने ही बेसिकली डेवलप करी है ताकि हम तुम्हें यूज कर पाए कि कल को कोई रिवोल्ट ना हो जाए। और ब्रिटिश इंडियंस कहते हैं कि नहीं, हमें एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन चाहिए थी। आज तक ऑर्गेनाइजेशन से सिर्फ बन रही थी ऑल इंडियन, हमें चाहिए थी ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके लिए उसको एक बहुत बड़े लेवल तक लेके जाने के लिए हमें तुम्हारी जरूरत थी,
और वो हमारी जरूरत किसने पूरी करी? एओ ह्यूम ने। एओ ह्यूम ने, ठीक है। सो ये सारा चल रहा है कि कौन सेफ्टी वॉल्व है और कौन लाइटनिंग कंडक्टर है। डफरिन जो है, डफरिन को लगता था कि जो एओ ह्यूम की बात है ये कुछ भी नहीं है, दे आर माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ वेस्टर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास ब्राह्मण्स। इंडियन नेशनल कांग्रेस को डफरिन ने क्या बोला? माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, कि तुम तो माइनॉरिटी हो, तुम्हारी तो कोई बात ही नहीं सुनेगा। एंड यू आर वेस्टर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास। वेस्टर्न एजुकेटेड वर्ड, हर एक वर्ड समझ आ रहा है? वेस्टर्न एजुकेटेड जिसको हमने एजुकेशन दी, जो हमारे हिसाब से, वेस्टर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास हो और ब्राह्मण हो, क्योंकि मुस्लिम्स में वेस्टर्न एजुकेशन का जो इफेक्ट है वो स्टार्टिंग में इतना नहीं जाता, ठीक है। तो तुम कुछ, इंडियन नेशनल कांग्रेस इज नथिंग बट अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी एंड तुम्हारी कोई बात सुनने नहीं वाला। तो ना एओ ह्यूम को इसने सीरियसली लिया, ना एओ ह्यूम ने इसको सीरियसली लिया। तो वही बात है, ये अब आप देख लो, ये है ब्रिटिश एम्पायर है सारा, अगर कुकर का बाहर वाला एरिया, और ये है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इसके बीच में कौन है? मार्क्सिज्म है। जैसे ये रिवोल्ट करने लगेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस खुल जाएगी और प्रेशर निकाल देगी और ये बैठ जाएंगे वापस। और इनको बिठाने का काम कौन करेगा? मॉडरेट्स। मॉडरेट्स बोलेंगे नहीं हम करेंगे करेंगे। वेकअप सेट में भी यही होता है, वो घर छोड़ के चले जाता है, उसको बाद में समझ आती है कि नहीं, मतलब कि जो मेरे पास है, एसेट्स हैं, वैल्यूज हैं, वो मेरे घर पे ही रह के हैं। वहां पर तो बाहर जाते जाते बहुत बोल के जाते हैं, बट वो वापस जब आता है वो बोलता है कि नहीं मुझे 100 रुपए की चीज चाहिए चाहिए चाहिए, उसको 10 रुपए की बिठा के देके बोलता है तो घर में बैठ जाए बस। तो इससे क्या हो, मासिस भी कामयाब कंट्रोल में रह गए, एक सेट ऑफ एनवायरनमेंट भी अच्छा मिल गया। ट्रेड तो चलो होना ही होना है, क्योंकि सारा क्यों हो रहा है? कैपिटलिज्म की वजह से। कैपिटलिज्म कहता है ट्रेड में कोई नहीं हो, ये जो मासिस रिवोल्ट कर रही है दोबारा बार बार ना करें, हमसे नहीं संभले, तो इसलिए इनको बचाओ, जैसे मर्जी करो, इनको रोक के रखो। और इसलिए आईएनसी की क्रिएशन हो जाती है, चाहे जिस मर्जी रीजन के लिए हो, बट इट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। कोई ना, अब स्वराज हमने एक बात करी थी कि स्वराज एक 2 मिनट का टॉपिक है वैसे। तो स्वराज जो है वो एक वेव है, किसी के लिए स्वराज ये है, किसी के लिए स्वराज ये है, किसी के लिए स्वराज ये है। अब मॉडरेट्स के लिए स्वराज क्या है? जस्ट पार्टिसिपेशन। वो कहते हैं कि हमें पार्टिसिपेट तो करवा लो, कि अगर तुम हम इंडिया के लिए पॉलिसीज बना रहे हो, एक 100 का काउंसिल है, तो उसमें 5 बंदे तो हमारे रख लो। तो दैट मीन्स लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट दे दो हमें, ठीक है। इसके बाद कौन आते हैं? एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट क्या कहते हैं? पार्टिसिपेशन तो चाहिए बट ऑन मोस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। जैसे अगर आज भी हम देख रहे हैं सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, सब्जेक्ट्स बंटे हुए हैं इसमें। तो ये कहते हैं, मॉडरेट्स कहते हैं कि चलो अगर 100 सब्जेक्ट्स हैं तो उसमें से 5 सब्जेक्ट्स हमें दे दो। मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं कि इस 100 में से 20 हमें दे दो, और बाकी जो इंपॉर्टेंट है लाइक होम है, फॉरेन अफेयर्स है, डिफेंस है, करेंसी है, कम्युनिकेशन है, वो तुम देख लो। तो हमें एक मोर देन लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट दे दो। उसके बाद आते हैं महात्मा गांधी, या फिर महात्मा गांधी से पहले हम एक पूर्ण स्वराज की बात करते हैं। अब पूर्ण स्वराज में क्या आ जाता है? पूर्ण स्वराज मीन्स डोमिनियन स्टेटस, कि जो स्टेट बनेगा उसमें 100 के 100 हम ही देखेंगे सब्जेक्ट्स को, बट हम किसके अंडर रहेंगे? क्राउन के, ठीक है। बट आफ्टर दैट रेवोल्यूशनरीज आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, डोमिनियन स्टेटस छोड़ो बातें, हमें क्या चाहिए? फुल इंडिपेंडेंस। बट यहां पर एक महात्मा गांधी का वर्जन बहुत जरूरी है हमें पढ़ना। महात्मा गांधी का स्वराज क्या था? एनलाइटेंड एनार्किज्म। एनार्किज्म मतलब जहां पे कोई रूलर नहीं है। एनलाइटेंड मतलब कि जहां पे लोग एनलाइटेंड है। तो एक ऐसी सोसाइटी जहां पर रुकने के लिए, अगर किसी चौक पे गाड़ी जा रही है तो उसको रोकने के लिए रेड लाइट की जरूरत ना हो,
उसको खुद को पता हो कि यार अभी ट्रैफिक उधर से निकल रहा है, मैं यहाँ पे रुक जाऊं, तो जब मुझे जगह मिलेगी तो मैं आगे निकल जाऊंगा। सो दैट मीन्स महात्मा गांधी वांटेड अ स्टेटलेस सोसाइटी, कि जहां पे कोई पुलिस ना हो, कोई जुडिशरी ना हो, कोई एग्जेक्टिव ना हो, और सभी को ये हो कि मैं अच्छा हूं तो मैं अच्छा काम ही करूंगा, और अगर ऑब्वियसली मैं अच्छा काम करूंगा तो किसी को भी कोई नुकसान नहीं होगा। सो एनलाइटेंड एनार्किज्म अगर हम बोले तो महात्मा गांधी वर्जन ऑफ महात्मा गांधी स्वराज वाज एनलाइटेंड एनार्किज्म, बिकॉज ही वाज इन फेवर ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी। इसीलिए कई बार इसको ना मिस इंटरप्रेट किया जाता है कि भाई ही वांटेड डिक्टेटरशिप इन इंडिया। इट इज सेड वो पार्टी किसी पार्टी से नहीं बिलोंग करते थे, सिर्फ एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था जो महात्मा गांधी ने हेड करा था। कौन सा? क्यों करा था? ईयर कौन सा था? 1920 ईयर। हाँ, ईयर के साथ इसको रिलेट करो। क्यों? देख के लाना। स्वराजिस्ट पार्टी बन रही थी उस टाइम पे, यानी कि कांग्रेस जो है वो टूट रही थी, और महात्मा गांधी का मेन फंडा क्या था कि सब कुछ यूनिटी, मासिस के साथ चलना। तो इसीलिए ये टूट ना जाए, बेसिकली जो जवाहरलाल नेहरू है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, ये सारे टूटने लगे थे इंटरनेशनल। नो डाउट वो टूट भी जाते, बट फिर भी एक लास्ट कोशिश के चलते महात्मा गांधी लेड ओनली वन दिस सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो एक इतनी बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन बनी है टूट ना जाए कहीं पे। तो इसको कई बार लोग डिक्टेटरशिप से मिस इंटरप्रेट कर देते हैं, बट एक्चुअली ही वांटेड एनलाइटेंड एनार्किज्म, जहां पे हर इंसान को पता हो कि मैं अच्छा काम करूंगा तो अच्छी आउटपुट आएगी, और उस अच्छे आउटपुट से एक देश अच्छा बन जाएगा। ठीक है? सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बन रही है अभी। ठीक है ना? उसकी क्या ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप होगा, कि कैसे मिडिल क्लास आया, मिडिल क्लास से कैसे ये रीजनल एसोसिएशंस खत्म होती रही, और उसके बाद एक कॉमन एंटिटी बनती है जो एक नेशनल यूनिटी लेके चलती है। उसके बाद इस नेशनल यूनिटी को मॉडरेट फेज आता है, एक्सट्रीमिस्ट फेज आता है, रेवोल्यूशनरी फेज आता है, एंड क्लासिकल महात्मा गांधी का एज आती है। एंड एवरी फेज, हर फेज पुराने फेज से एक लेसन था, और हर फेलियर इन इंडियन नेशनल मूवमेंट स्ट्रेंथन्ड द नेक्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट अब स्टार्ट हो चुकी है, मतलब हो रही है, बट मेन आपने वही सुना, फेज चेंज क्यों आ रहा। ठीक है, कि क्यों जमींदार मिडिल क्लास लेके आ रहा है, मिडिल क्लास में से ही एक डोमिनेंट सेक्शन क्यों आ रहा है उसके बाद में। ठीक है, हिंदूज क्यों आ रहे हैं इस टाइम पे, फीमेल्स मतलब कि जो विमेन है वो क्यों लीड करेंगी, मास मूवमेंट कैसे चलेंगी, एंग्लो इंडियंस का क्या रोल होगा। तो ये सारे आप फेजेस समझ लोगे, बाकी फ्लो चार्ट जो है वो ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। सो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, नहीं तो जा सकते हैं आप।